वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीज़र। सीज़र के बारे में कुछ स्टूडेंट्स में ये मिसकंसेप्शन होती है कि कोई भी बॉडी की जर्की मूवमेंट होगी तो हम उसको सीज़र कंसीडर करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बॉडी की कोई भी एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट को हम सीज़र नहीं बोलते। जर्की मूवमेंट्स आर नॉट इक्वल टू सीज़र्स। इस बात को मैं 3 मिसालों के थ्रू समझाता हूँ। पहली मिसाल ये कि हमारे पास जो पार्किंसन डिजीज़ है उसमें भी हमारे पास बॉडी में ट्रेमर्स या एबनॉर्मल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, या एबनॉर्मल मूड देखने को मिलती है, जो कि एक सीज़र नहीं है। इसके अलावा दूसरी मिसाल है सिंकोप, जो कि सीज़र का बहुत क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इसमें भी हमें मायोक्लोनिक मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, जो कि इसको भी हम सीज़र कंसिडर नहीं करते। तीसरी मिसाल है एब्सेंट सीज़र की, जिसमें हमें जो कि एक सीज़र है, लेकिन इसमें हमें कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। सिर्फ हमें थोड़े से मोटर सिम्टम्स नज़र आते हैं, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आइज, लेकिन हमें कोई बॉडी की कोई जर्की मूवमेंट या कन्वर्जन देखने को नहीं मिलती एब्सेंट सीज़र में। नो एबनॉर्मल मूवमेंट, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर करते हैं सीज़र में। तो देखिए, सीज़र की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि ट्रांसिएंट अकरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ड्यू टू एबनॉर्मल हाइपरसिंक्रोनस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ब्रेन। देखिए, हमारे ब्रेन में जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो एक सिंक्रोनाइज वे में काम कर रही होती है। एक न्यूरॉन इम्पल्स ट्रांसफर करता है दूसरे न्यूरॉन को, फिर वो आगे ट्रांसफर होती है अगले न्यूरॉन में। इस तरीके से एक सिंक्रोनाइज और पीरियोडिक वे में हमारा जो हमारा पैरामिडल ट्रैक्ट है वो आगे इम्पल्स को ट्रांसफर कर रहा होता है। लेकिन अगर हमारे ब्रेन में जो हमारे ब्रेन के कुछ रीजन हो, वहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं एकदम से अगर अपनी इम्पल्स को आगे ट्रांसफर कर एकदम से अपने अगर इम्पल्स को ट्रांसफर कर दे तो हम उसको बोलते हैं हाइपरसिंक्रोनस। अगर इस तरह से हमारे ब्रेन में हाइपरसिंक्रोनस एक्टिविटी होती है तो उससे हमारी बॉडी में कुछ साइन एंड सिम्टम नजर आते हैं। या तो हो सकता है हमारी बॉडी कन्वर्जन शो करे, या हो सकता है उस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के रिजल्ट में हमारी बॉडी बिल्कुल कोई मूवमेंट भी शो ना करे, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंट सीज़र। ठीक, ये डेफिनेशन समझ आ गई। आगे देखिए, ये हम लेट्स अज्यूम ये हमारा ब्रेन है, और ये ब्रेन के जो सेंटर में ब्लैक में नजर आ रहा है, ये है हमारे ब्रेन का सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के जो फ्रंट पे होता है इसको हम बोलते हैं, ये है हमारा मोटर रीजन, और इससे पीछे जो है ये हमारा है सेंसरी रीजन। जो मोटर रीजन है इसका काम ये होता है कि हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पर हाइपर सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी पीरियोडिक वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी में जर्की मूवमेंट्स पैदा होंगे, जिनको हम बोलते हैं कन्वर्जन्स। इन कन्वर्जन्स को हम बोलते हैं कि है हमारे पास मोटर सीजर्स। ठीक, इसके अलावा अगर हमारी जो हाइपर सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, अगर वो मोटर रीजन से हट के किसी और रीजन में होती है, फॉर एग्जांपल सेंसरी रीजन में, सेंसरी रीजन का काम ये होता है कि हमारे जो सेंसरी इंपल्सेस होते हैं उनको ट्रांसफर करता है। अगर सेंसरी रीजन में हमारे पास हाइपर सिंक्रोनस एक्टिविटी देखने को मिलती है तो उसके नतीजे में हमारे पास एबनॉर्मल सेंसरी परसेप्शन फील होंगी, हमें सेंसरी परसेप्शन। लेकिन हमें इस सूरत में हमें जर्की मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंट सीजर। ठीक, ये हो गए हमारे पास दो टाइप्स। एक हो गया हमारे पास मोटर सीजर, और दूसरी हो गई हमारे पास एब्सेंट सीजर या नॉन मोटर सीजर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इनको जो सीजर्स हैं उनको उनके ऑनसेट की बेस पर हम दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। एक होती है, उसको हम बोलते हैं फोकल ऑनसेट। फोकल ऑनसेट हम तब बोलते हैं जब जो हाइपरसिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो ब्रेन के किसी एक पार्ट से या एक हेमिस्फीयर से शुरू हो रही हो, तो हम उसको बोलते हैं फोकल ऑनसेट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम वन हेमिस्फीयर। ठीक, और ये जो जो फोकल ऑनसेट सीजर्स होते हैं, इनमें पेशेंट की जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है इम्पेयर हो या ना भी हो सकता है पेशेंट जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाए, या हो सकता है उसकी कॉन्शियसनेस इंटैक्ट हो। ठीक, इसके अलावा हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन है, उसको हम बोलते हैं जनरलाइज ऑनसेट। ठीक, जनरलाइज ऑनसेट में जो हाइपरसिंक्रोनस एक्टिविटी है वो पूरे ब्रेन में एक ही टाइम में शुरू होती है, बिल्कुल
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो ब्रेन के हेमिस्फीयर हैं, तो पूरे दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर में एक ही टाइम शुरू होगी एबनॉर्मल एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं जनरलाइज ऑनसेट। और जनरलाइज ऑनसेट में हमेशा हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। देखिए जो नॉन मोटर या एब्सेंट सीजर है, इसमें हमें सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स के लिए हमें लॉस ऑफ कॉन्शियस देखने को मिलती है, लॉस ऑफ कॉन्शियस देखने को मिलती है। लेकिन इसमें हम इस सीजर में हमारे पास जो पोस्चर है पेशेंट का वो मेंटेन रहता है, यानी कि बॉडी की जो जर्की मूवमेंट है वो हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक। और इसके अलावा ये जो इस नॉन मोटर सीजन में हमें हमारे पास कुछ माइनर मोटर सिम्टम नज़र आते हैं। माइनर मोटर सिम्टम्स जस्ट लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज या च्यूइंग मोमेंट्स। ठीक। अब जो नॉन मोटर या एब्सेंट सीजर है, इसको आगे हम दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। एक होता है टिपिकल एब्सेंट सीजर और दूसरे को हम बोलते हैं एटिपिकल एब्सेंट सीजर। ठीक। जो टिपिकल एब्सेंट सीजर होता है ये हमारे पास देखा जाता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। ठीक। और इनका सडन ऑनसेट होता है, एकदम से शुरू होंगे एकदम से खत्म होंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा पेशेंट में जो सीजर शुरू होने से पहले कुछ एबनॉर्मल सेंसरी परसेप्शन होते हैं, जैसे लाइक हैलुसिनेशन या कंफ्यूजन, उनको हम बोलते हैं आरा। जो टिपिकल एब्सेंट सीजर है इसमें आरा एब्सेंट होते हैं। ठीक। और अगर हम ईईजी पर देखें तो हमें 3 हैजर्ड की स्पाइक देखने को मिलती हैं, 3 हैजर्ड स्पाइक अगर हम ईईजी पर देखें। जबकि जो एटिपिकल सीजर्स होते हैं ये हमें अडल्ट में देखने को मिलते हैं, इनका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है और इसमें जो आरा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एटिपिकल में। और इसमें जो स्पाइक होती हैं वो हमें 2.5 से कम या 2.5 के इक्वल हमें स्पाइक देखने को मिलती है ईईजी पर। ठीक। ये होगा हमारे पास नॉन मोटर सीजर्स। अब हम देखते हैं मोटर सीजर्स, जिसमें हमें कन्वर्जन देखने को मिलती है। उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है टोनिक, क्लोनिक, एटोनिक, मायोक्लोनिक। फर्दर हम इस सबको देखेंगे। जो टोनिक सीजर होते हैं, टोनिक के नाम से जाहिर है, इसमें हमारी जो मसल की टोनिसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक। टोनिसिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है रेस्ट की हालत में, एट द टाइम ऑफ रेस्ट जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हम उसको बोलते हैं टोनिसिटी। जो टोनिक सीजर में हमारे पास जो मसल की टोनिसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पीछे की तरफ गिर जाए, फॉलिंग बैकवर्ड। ठीक। इसके बाद है ये टोनिक सीजर हो गए। इसके बाद है एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर में नाम से जाहिर है कि हमारे पास जो मसल्स की टोनिसिटी है वो बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगी। जब मसल की टोनिसिटी बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगी तो पेशेंट की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फॉरवर्ड की तरफ जो गिर जाए, फॉलिंग फॉरवर्ड, और इसको हम बोलते हैं ड्रॉप अटैक्स। ठीक। इसके अलावा देखिए एक और है जिसको हम बोलते हैं क्लोनिक सीजर्स। क्लोनिक सीजर्स में हमारे पास पेशेंट में रिपीटेटिव जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, रिपीटेटिव जर्की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ठीक। जो क्लोनिक सीजर्स हैं इसमें हमारे पास रिपीटेटिव जर्की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, और जो इसमें जो जॉइंट होगा वो फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव करेगा, जॉइंट मूवमेंट, फुल रेंज ऑफ मोशन। ठीक। अब आगे है मायोक्लोनिक मूवमेंट। मायोक्लोनिक मूवमेंट में हमारे पास मसल की ट्विचिंग देखने को मिलेगी, ट्विचिंग ऑफ मसल्स। जो मायोक्लोनिक है इसमें भी हमारे पास जो है जॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन वो जॉइंट की जो मूवमेंट होगी वो फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं होगी, नॉट इन फुल रेंज ऑफ मोशन। ठीक। ये बात इन दोनों में एक डिफरेंस क्लियर हुआ कि जो क्लोनिक है उसमें रिपीटेटिव जर्की मूवमेंट देखने को मिलती है, और इसमें जो क्लोनिक में हमारे पास जॉइंट फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव करता है, जबकि मायोक्लोनिक में हमारे पास ट्विचिंग ऑफ मसल देखने को मिलती है, और अब जो जॉइंट की मूवमेंट होती है वो फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं होती। ये मायोक्लोनिक बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है कि कभी हम गहरी नींद में जा रहे होते हैं तो एकदम से बॉडी को झटका लगता है, जो कि बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमिना है। वो हमारे पास जो जर्की मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं मायोक्लोनिक। इसके अलावा जो सबसे मेन टाइप है मोटर सीजर की, उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। ठीक। जो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स हैं इसमें हमारे पास सडन लॉस ऑफ कॉन्शियस देखने को मिलती है,
सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा हमारे पास पोस्टरल कंट्रोल हमारे डिस्टर्ब हो जाता है, लॉस ऑफ पोस्टरल कंट्रोल लॉस्ट। और या हमें टोनिक नाम से ज़ाहिर है कि हमारे पास टोनिक मूवमेंट देखने को मिलेगी, बॉडी की टोनिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फॉरवर्ड की तरफ गिर जाए। इसके अलावा सी से क्लोनिक मूवमेंट देखने को मिलेंगे हमें पेशेंट में। क्लोनिक मूवमेंट जो कि रिपीटेटिव जर्की मूवमेंट्स हैं टू द फुल रेंज ऑफ मोशन। ठीक। इसके अलावा पेशेंट में हमें यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती है। फीकल इनकॉन्टिनेंस, ठीक। ये हो गया हमारे पास जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, जो कि सीजर की सबसे मेन और कॉमन टाइप है, मोटर सीजर की सबसे मेन और कॉमन टाइप है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, इसके कुछ स्टेजेस हैं। कि ये कहाँ से शुरू होता है ये सीजर और कहाँ तक एंड होता है। देखिए, सबसे पहला स्टेज है इसका आरा स्टेज। आरा स्टेज क्या होता है कि हमारे पास कुछ अबनॉर्मल सेंसरी परसेप्शन हमें देखने को मिलती है। ये डिपेंड करता है कि जो सीजर है ब्रेन के किस पार्ट से शुरू हो रहा है। तो ब्रेन के किस पार्ट से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तो है फोकल, क्योंकि ये पूरे ब्रेन से शुरू नहीं हो रहा। फोकल सीजर उसको बोलते हैं कि अगर ब्रेन के किसी एक हेमिस्फीयर से शुरू हो रहा हो, ठीक। और फोकल हो गया ये। इसमें हमें कुछ एबनॉर्मल सेंसिटिव परसेप्शन देखने को मिलती है कन्फ्यूजन और स्टेज में, कन्फ्यूजन या हेलुसिनेशन। या अगर हमारे पास फ्रंटल लोब को अफेक्ट कर रहा है तो इससे हमारे पास जो ब्रोकाज एरिया है वो अफेक्ट होगा, जिस पे स्पीच का प्रॉब्लम होगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल टेम्पोरल लोब को अफेक्ट कर रहा है तो हमारे पास इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी पेशेंट में, ठीक। अगर हमारे पास ओसिपिटल लोब में हमारे पास सीजर स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास जो पेशेंट की वीएन इंपेयरमेंट देखने को मिलेगी, वीएन इंपेयरमेंट, ठीक। या अगर फ्रंटल लोब में शुरू हो रहा है तो उससे ब्रोकाजा फिर एरिया इफेक्ट होगा, या उससे हमारे पास पेशेंट में कंफ्यूजन देखने को मिलेगी, ठीक। ये डिपेंड करता है, और स्टेज डिपेंड करता है कि किस ब्रेन के किस पार्ट में सीजर स्टार्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से पेशेंट में हमें कुछ साइन एंड सिम्टम नजर आएंगे, जिसको हम बोलते हैं आर स्टेज। उसके बाद है हमारे पास टोनिक स्टेज। टोनिक स्टेज में हमारे पास जो मसल की टोनिसिटी है इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बैकवर्ड की तरफ गिर जाए, बैकवर्ड फॉलिंग, ठीक। और इसके अलावा पेशेंट में यूरिनरी फीकल इनकॉन्टिनेंस इसके अलावा जो पेशेंट की जो बैक होती है यानी कमर, वो बैक पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट पीछे की तरफ गिर जाता है, बैक आर्च्ड बोलते हैं हम इसको। इस टोनिक स्टेज में हमारे पास जो पेशेंट है वो क्योंकि इसमें पेशेंट फोर्स एक्सपायरेशन करेगा, क्योंकि सीजर की वजह से उसके जो चेस्ट के मसल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से फोर्स एक्सपायरेशन करेगा पेशेंट थ्रू वोकल कॉर्ड्स। जब वो फोर्स एक्सपायरेशन करेगा तो फोर्स एक्सपायरेशन करेगा वोकल कॉर्ड से, तो उसके वोकल कॉर्ड से एक अजीब सी आवाज़ निकलेगी, जैसे घुटी घुटी सी आवाज़ होती है, उसको हम बोलते हैं एपिलिप्टिक कराए। टोनिक स्टेज में हमें एपिलेप्टिक क्राई भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा पेशेंट की बॉडी स्टिफ हो जाएगी बिल्कुल, ठीक। जो तीसरा स्टेज है टोनिक क्लोनिक सीजर का, वो है क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज में जैसा कि हमने पीछे पढ़ा अभी कि जैसा कि हमने इधर पढ़ा, क्लोनिक स्टेज में क्या होता है कि रिपीटेटिव जर्की मूवमेंट देखने को मिलती है, और जिसमें जो होता है जॉइंट फुल रेंज ऑफ मोशन में होता है। क्लोनिक स्टेज में बस यही होगा, रिपीटेटिव जर्की मूवमेंट देखने को मिलेगी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगी रिपीटेडली, ठीक। और इसमें पेशेंट क्योंकि अपना जो सलाइवा होता है उसको स्वेलो नहीं कर सकता, तो इसमें फोर्थ सलाइवा पेशेंट के मुंह से निकलेगा, ठीक। इसके अलावा ब्लिंकिंग ऑफ आइज देखने को मिलेंगी, ठीक। इसके अलावा जो आखिरी स्टेज होता है पोस्ट इक्टल फेज। पोस्ट इक्टल फेज वो स्टेज है जिसमें पेशेंट के सीजर्स खत्म हो जाता है, लेकिन सीजर के खत्म होने के बाद पेशेंट में कुछ स्लीपी या एग्जॉस्टेड कंडीशन होती है, जिसमें उसकी लिम्स वीक हो रहती हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्ट इक्टल फेज। ये है हमारे पास रिकवरी फेज। इसमें पेशेंट रहता है स्लीपी, एग्जॉस्टेड
और इसके जो लिम्स हैं वो वीक होते हैं। जैसे अगर हमारे पास बाजू में हमारे पास जर्की मूवमेंट देखने को मिल रही है तो उसकी जो अपर लिम्ब है वो वीक रहेंगी। ठीक, इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स हैं जिसको हम बोलते हैं। एक टर्म है टोर्स पैरालिसिस। टोर्स पैरालिसिस एक तरह की लोकलाइज वीकनेस है जो कि हमारे पास इस पोस्ट एक्टल फेज के बाद होती है, यानी कि सीजर खत्म हो जाए, पोस्ट एक्टल फेज भी खत्म हो जाए, उसके बाद हमें टोर्स पैरालिसिस देखने को मिलती है। यानी कि सीजर इस कदर सेवियर होगा कि अगर सीजर खत्म भी हो जाए, पोस्ट एक्टल फेज भी खत्म हो जाए, तो उसके बाद हमारे पास लोकलाइज पैरालिसिस देखने को मिलेगी, जिस रीजन में हमारे पास सीजर हुआ था, लोकलाइज पैरालिसिस, तो उसको हम बोलते हैं टोर्स पैरालिसिस। और जैक्सोनियन मार्च वो टर्म है, वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो सीजर है वो किसी एक लिमिटेड रीजन से शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करेगा अदर रीजन की तरफ। फॉर एग्जांपल सीजर स्टार्ट हुआ हाथ से, उसके बाद आर्म में गया, उसके बाद शोल्डर में, उसके बाद उस साइड के फेस में, तो उसको हम बोलते हैं जैक्सोनियन मार्च। इसके बाद हम देखेंगे कि एटियोलॉजी क्या है सीजर्स की। इसमें हमारे पास एटियोलॉजीज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक है न्यूरोनल एबनॉर्मलिटी, दूसरा सिस्टेमिक और तीसरा है ड्रग इंड्यूस्ड एटियोलॉजीज ऑफ सीजर। ठीक, जो न्यूरोनल एबनॉर्मलिटी है उसमें हमारे पास देखने को मिलता है इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए, हम ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इंपल्स को आगे फर्दर स्टिमुलाई करते हैं और जो इनहिबिटरी होते हैं वो इंपल्स को आगे जाने से रोकते हैं। अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे पास जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की स्टिमुलस ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट में एब्नॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लाइक सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम के इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास पेशेंट में जर्की मूवमेंट देखने को मिलती है या सीजर देखने को मिलते हैं। या इसके अलावा हमारे पास कुछ जेनेटिक काजेज हैं जिसकी वजह से, जो कि हमारे पास सीजर काज कराते हैं। उसके अलावा कुछ सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस है, जस्ट लाइक हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोक्सिया। ठीक, या हमारे पास हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। ठीक, या यूरीमिया, अगर हमारे पास जो यूरीमिया की अमाउंट है बॉडी में इंक्रीज हो जाए। ठीक, इसके अलावा इक्लेम्सिया, यानी कि 20th वीक के बाद हाइपरटेंशन जो होती है प्रेग्नेंट में, उसको हम बोलते हैं इक्लेम्सिया। तो अगर हमारे पास ये सारी कंडीशन हो जाए तो हमारे पास सीजर काज करा सकते हैं। यह है सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे एंटीबायोटिक्स जो कि हमारे पास सीजर काज कराते हैं। एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, ठीक, या हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक, या नारकोटिक्स, कोकेन। ठीक, ये वो ड्रग्स है जो कि हमारे पास सीजर काज कराएंगे। ठीक, इसके अलावा इसके बाद हम देखेंगे कि 2 तरह के डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं जो कि हमने सीजर के पेशेंट में देखने हैं। पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस है सिंकोप। सिंकोप वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो इंपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में लॉस ऑफ कॉन्शियस देखने को मिलती है। यह है पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीजर्स का। और दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो है साइकोलॉजिकल नॉन एपिलिप्टिक सीजर। साइकोलॉजिकल नॉन एपिलिप्टिक सीजर्स ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास पेशेंट में सीजर देखने को मिलती है। उसके पीछे रीजन होते हैं उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ठीक, ठीक, जो साइकोलॉजिकल नॉन एपिलिप्टिक सीजर है इसमें जो इसकी जो अंडरलाइन रीजन है वो हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल एक्टिविटी नहीं होगी। हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल एक्टिविटी नहीं होगी, जबकि इसके जो पीछे अंडरलाइन रीजन होगी वो इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी। इसकी वजह से हम इसको सीजर कंसिडर नहीं करते। ये 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं सीजर्स के। अब हम डायग्नोसिस किस बेस पर करेंगे? हम डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास डायग्नोसिस करने के लिए हम सबसे पहले हम प्रिसाइज हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से। प्रिसाइज हिस्ट्री लेंगे क्योंकि हम हिस्ट्री की बेस पर ही कंसिडर कर सकते हैं कि इस सीजर की कौन सी टाइप है। दूसरे नंबर पे हम ब्रेन की न्यूरो इमेजिंग करवाएंगे, न्यूरो इमेजिंग लाइक MRI और CT स्कैन, ताकि हम जो स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ हैं हम उसको रूल आउट कर सकें। तीसरे नंबर पे हम EEG कराएंगे ताकि हम
जो सीजर की टाइप को अच्छे से डायग्नोज कर सकें। ठीक, लास्ट में हमारे पास है कुछ ड्रग थेरापी हम उस सीजर की जो सीजर है उसको उस जो सीजर टाइप के हिसाब से करें। फॉर एग्जांपल अगर फोकल सीजर, उसके लिए थोड़ी सी ड्रग थेरापी डिफरेंट है, जनरलाइज सीजर के लिए ड्रग थेरापी थोड़ी सी डिफरेंट है। जो जनरलाइज सीजर है उसमें हम मोस्टली देते हैं, जनरलाइज सीजर में हम मोस्टली देते हैं वेल्पोरिक एसिड या लेमोट्राइजिन। ठीक, जनरलाइज सीजर में भी हम यही देंगे, एब्सेंट सीजर में भी हम यही देंगे। एब्सेंट सीजर चाहे वो टिपिकल हो या एटिपिकल हो। ठीक, इसके अलावा हमारे पास जो फोकल सीजर है उसमें हम क्या देंगे, कार्बामाजिपाइन या हमारे पास ऑक्सीकार्बाजिपाइन। ठीक, ये हम देंगे फोकल सीजन में। और एक और बात जो कि हम याद रखने वाले हैं वो ये कि हम जनरलाइज सीजन में किसी भी तरीके से हम 3 तरह के ड्रग नहीं देंगे। एक तो ये कि कार्बामाजिपाइन, ऑक्सीकार्बाजिपाइन या फेंटोइन, क्योंकि ये जो 3 तरह के ड्रग्स हैं ये हम जनरलाइज सीजन में नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो जनरलाइज सीजन को और भी स्पेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बस ये वीडियो पसंद आई होगी।